बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। हम कर रहे हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी का और बात हो रही है कि हाउ डू वी हम कैसे कोई भी चीज़ याद रख सकते हैं। इसके बारे में हमने चीज़ें पढ़ी हैं दैट रिहर्सल के थ्रू हम चीज़ें जल्द याद रख सकते हैं। अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से उनको लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने जो सेकंड बात की थी वो चंकिंग पे बात की थी। जैसे कि एक बड़ी सी चीज़ है, एक बड़ा सा नंबर है, हम छोटे छोटे चंक्स बना लें, छोटे छोटे उसके हिस्से बना लें और फिर उन्हें याद रखना आसान होता है। यहाँ पे ये आज हमने लेक्चर 26 की तरफ जा रहे हैं। दैट इज अ मेमोरी। हम इसमें देखेंगे कि चंकिंग को मजीद थोड़ा सा देखेंगे। दैट चंकिंग होती है। चंकिंग इज अ वे टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरीज वेरीज विद मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल। अ चंक इज अ मेमोरी यूनिट. Short term memory capacity is not limited by a physically defined unit by a meaningfulness unit. Through chunking we can learn 21 digits at a time. Word limit is 7. यानी कि हम जो डिजिट्स हैं वो 21 तक याद कर सकते हैं। एक नॉर्मल पर्सन की बात हो रही है। और जो वर्ड्स हैं वो हम 7 वर्ड विद एक एट अ टाइम हम चंक्स के थ्रू याद रख सकते हैं। But the capacity of a sentence is much lower than the letters and words. In nursery classes, chunking is used to learn lessons. जैसे कि एक चंक बहुत ही फेमस है, the 1 2 buckle my shoe, 3 4 shut the door. ये यूज होता था हमें नंबर्स याद करवाने के लिए। तो ये भी एक चंकिंग की इन्होंने एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है। उसके बाद हमने देखना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चंकिंग क्या होती है। चंकिंग में अब हर बंदा सेम चंक्स नहीं बना सकता। आपके जो अपने चंक्स हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 डिजिट्स के चंक्स पर आते हो तो मे भी अगला बंदा 3 डिजिट्स के चंक आसानी से याद रख सकता हो। तो डिफरेंसेस क्या होते हैं, इन्होंने एक एग्जांपल दी है चेस प्लेयर्स की। चेस एक बोर्ड गेम है, बोर्ड पे खेली जाती है। बहुत ही एक याद रखने वाली चीज़ है क्योंकि इसमें पैटर्न्स होते हैं और उन पैटर्न्स को याद रखना होता है, तभी कोई चेस प्लेयर बन सकता है। चेस इज अ क्वीन ऑफ गेम्स बिकॉज इट नीड हाई लेवल ऑफ थिंकिंग. D. Groot write a book on chess in 1965. The name of a book was Thought and Choices in Chess. हालांकि ये इतनी फेमस, इतनी हाई क्वालिटी की गेम है दैट इस पे बुक भी लिखी जा चुकी है। वो उधर उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में लिखा हुआ था। He combined all his researches on chess in this book. Chess masters differ because of a different perception and memory rather than thinking. Grandmasters automatically play games, but a new or inexperienced person take long time to play. We all have same working memory limit, but orientation is different. There are 16 black pieces and 16 white pieces on a chess board. अब यहाँ पे वो थोड़ा सा गेम का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। At a time we are able to use only 7 pieces. If we make a chunk of meaningfulness pieces, then we are able to use more. For example, we make a chunk of 3 pieces, then we use 21 pieces, then we easily remember our 16 pieces. ये अब जो चेस के प्लेयर हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा। हमें सिर्फ ये देखना है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इन एक्सपेरिमेंट पीपल वर आस्क्ड टू लुक एट अ पिक्चर ऑफ अ चेस बोर्ड एंड सब्जेक्ट्स वर टोल्ड दैट 20 मूव हैड डन इनटू अ गेम। यानी उन्हें कहा गया था कि 20 मूव्स की गेम चल चुकी है। They were asked to view the board, removed pieces of for 5 seconds, subject put pieces back. तो फिर उन्होंने कुछ सेकंड्स के लिए उन्हें दिखाया था चेस बोर्ड, फिर उसके बाद पीसेस को रिमूव कर दिया था। फिर उन्हें कहा था कि आप वापस उसी जगह पे जो चेस के पीसेस है वो रखें। एक्सपेरिमेंटर रिमूव्ड इनकरेक्ट पीस, ट्राई अगेन। सब्जेक्ट्स वर गिवन 12 ट्रायल्स। उन्हें 12 ट्रायल्स दिए गए थे कि आपने वापस इन्हीं पीसेस को अपनी जगह पे रखना है। अब जिसकी अच्छी मेमोरी होगी वो तो जो पूरा बोर्ड है उसको एक पिक्चर की सूरत में अपने दिमाग में ना एक पिक्चर की तरह रख लेगा, और जिसकी थोड़ी शॉर्ट टर्म मेमोरी है उसे वो याद नहीं रहता। रिजल्ट्स क्या आए थे? रिजल्ट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट व्हाट द ग्रैंड मास्टर परफॉर्म 90% एक्यूरेटली ऑन अ फर्स्ट ट्रायल। जो कि इस गेम में मास्टर्स हैं
उन्हें ग्रैंड मास्टर्स कहा गया है. 90% एक्यूरेट थे. देन नॉइस प्लेड 40% एक्यूरेट एंड एट फर्स्ट ट्रायल द डिफरेंस डिक्रीज ओवर 12 trials. No difference between them on guessing. The grandmaster performed best because they chunk pieces together into a pattern, so they can remember it better. And maybe the other reason of their performance is that they were told that the 12 moves had done and what is the pattern. Grandmaster are expert. They can guess what the board situation after 20 moves. उन्हें कहा गया था कि 20 मूव्स के बाद इस गेम में क्या होगा. तो अब जो उस गेम को खेलता है, जिसे पता है, हमारी तरह जिन्हें पता ही कोई नहीं कि चेस होती क्या है, उन्हें उस बात का इतना नहीं पता कि पीसेस कहाँ पे आएंगे. जबकि ग्रैंड मास्टर्स चूंकि वो एक्सपर्ट्स होते हैं तो उन्हें ज़्यादा सही पता होता है. मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर MAPP ये आ सकता है. सबसे पहले तो ये आ सकता है MAPP होता क्या है. मेमोरी एडेड पैटर्न परसीवर होता है. ये एक कंप्यूटर चेस प्रोग्राम था जो कि सिमन एंड गिलमर्टन 1973 में एक्सटेंडेड द डी ग्रूट वर्क एंड दे मेड अ कंप्यूटर चेस प्रोग्राम फॉर कंप्यूटर्स. दे मेड 572 चंक्स विद डिफरेंट पैटर्न्स from 2 to 7 piece each. Program was more effective than a class A player but not as good as master player. उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था कि कंप्यूटर के साथ हम कैसे चेस खेल सकते हैं. There is a high correlation between pieces remembered by MAPP and master player. उनके दरमियान, क्योंकि वो एक कंप्यूटर है, वो एक मशीन है, वो भूल नहीं सकता. उसको जो इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा दे दी गई है वो उसकी मेमोरी स्टोर हाउस में फिक्स हो जानी है. Those people make chunk and store different pattern they can perform best. Chunking is for chess is over time chunking. It is changed within time or moves. अब कंप्यूटर में तो एक चीज फिक्स हो जाती है, जबकि जो मास्टर प्लेयर होता है वो इसलिए बेटर होता है क्योंकि हमारी मेमोरी एलेबोरेट होती रहती है. हम जब ह्यूमन माइंड है वो मजीद सोचता है और दूसरे चंक्स भी बनाने की वो काबिलियत रखता है. इसलिए कंप्यूटर जितना भी अच्छा हो जाए लेकिन मास्टर प्लेयर से वो कम ही रहेगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. मास्टर प्लेयर हैव बिटवीन 10,000 to 1 lakh chunks stored in a long-term memory. They have long pattern of chunks. That's why they perform best in doing chess. These chunks are activated into a short-term memory. फिर आगे एलन बैडली मॉडल ऑफ वर्किंग मेमोरी. ये क्या कहता था? Alan Baddeley presented a model of working memory. The simple presentation of his model is given below. ये है एलन बैडली का मेमोरी का एक उन्होंने मॉडल दिया था, वो हम देखने जा रहे हैं. सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे चली गई हूँ. सबसे पहले क्या होती है? फिनोलॉजिकल रिहर्सल रूप, देन विजुअल स्पेक्टिकल पैड, फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल सिस्टम. अच्छा, विजुअल स्पेक्टिकल स्केच पैड क्या होता है कि हम जो भी चीज़ को देखते हैं वो एक पिक की सूरत में हमारे आईज के थ्रू हमारे माइंड में जाके वो एक पिक की सूरत में रहती है. जी, फिनोलॉजिकल रिहर्सल लूप आप गूगल करना, आपको समझ आएगी कि ये होता क्या है. यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इतना खास. फिनोलॉजिकल रिहर्सल लूप में क्या होता है कि इसमें हमने वो चीज़ें याद रखनी होती है जो लिखी हुई होती हैं या हम किसी के मुंह से सुनते हैं. हम वो चीज़ें जब याद रखते हैं वो फिनोलॉजिकल रिहर्सल लूप में आती है. ही सेड अबाउट अ साउंड रिहर्सल्स नॉट मीनिंग. ही टॉक अबाउट अ फिनोलॉजिकल रिहर्सल लूप बिकॉज ऑफ अ साउंड रिहर्सल. मैं बता रही हूँ कि जो फिनोलॉजिकल है इसमें हमने जो चीज़ें सुननी है या फिर जो लिखी हुई देखनी है पढ़नी है वो हम चीज़ें याद रखती हैं. तो इसमें क्या था? रिहर्सल लूप साउंड रिहर्सल्स के बारे में ये बताता था. फॉर एग्जाम्पल, वी रिवाइज टेलीफोन नंबर नॉट बिकॉज ऑफ अ मीनिंग बट बिकॉज वी वॉन्ट टू रिमेंबर दैट. बट ऑन चेस बोर्ड वी कैन नॉट वर्बली रिहर्सल विजुअल इमेज. हम उसे वर्बली नहीं याद कर सकते, हम उसे बस देख के एक पिक की सूरत में अपने दिमाग में फिट कर सकते हैं एक चेस बोर्ड पे जो चीजें पड़ी हुई हैं. इन अवर शॉर्ट टर्म मेमोरी वी हैव अ स्केच पैड. On that sketch pad we watch important things. We also said about a central executive that control all memory system. ये जो ऊपर था central executive system, यहाँ पे ये control करता है all memory को. These central executive decides about attention and memory. These central executive make decision about the information that it match with the long term information or not. This is a broader concept of a Baddeley model. According to this loop
प्रोसेस, एवरी डिसीजन इज मेड बाय अ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। ये जो इतना बड़ा मॉडल था, इसके थ्रू उन्होंने ये बात की कि सब कुछ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो होता है उसके वो कंट्रोल करता है जितना मेमोरी का काम होता है। देन ये आ गया इनपुट वाया सेंसरी मेमोरी, दो चीजों की तरफ जाती है। सबसे पहले हम जो भी चीज देखने हैं वो या तो विजुअल स्पेटिकल स्केच पैड में जाती है या फिर फिनोलॉजिकल लूप। अगर वो कोई हम चीज सुन रहे हैं तो वो फिनोलॉजिकल लूप में जाती है, लेकिन इन दोनों को ही सेंट्रल एग्जीक्यूटिव सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है समटाइम्स चीजें, और समटाइम हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में या फिर रिकॉल करने में अदर बिजनेसेस, ये इधर वो आ जाता है। जैसे हम कोई भी चीज रिकॉल करते हैं तो वो हम इधर से यूज कर सकते हैं। होप सो आपको समझ आ गई हो। छोटा सा लेक्चर था और काफी ही आसान था, आपको समझ आ गई हो तो मेरे लिए यही बहुत है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। टिल देन अल्लाह हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।